जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं तो सबसे पहले हमें अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से उस म्यूचुअल फंड का सेगमेंट सेलेक्ट करना पड़ता है कि हमें म्यूचुअल फंड के किस सेगमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए। और एक बार जब सेगमेंट सेलेक्ट हो जाती है तो फिर उसमें 30-35 फंड्स होते हैं, उसमें से एक फंड को सेलेक्ट करना पड़ता है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकें। और जब आप आज से मान लीजिए आज से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आज के दिन में जो टॉप परफॉर्मर फंड हैं उसके बेसिस पर फंड को शॉर्टलिस्ट करते हैं और आप उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। हो सकता है जो टॉप परफॉर्मर फंड्स थे अभी आज के दिन में 2 साल के बाद वो शायद टॉप परफॉर्मर ना रहे हैं, उस समय कोई टॉप परफॉर्मर कोई और हो जाता है। तो अब हमारे सामने एक उलझन होती है कि भाई 2 साल तो ये फंड ठीक चला, तीसरे साल में कोई दूसरा फंड ठीक कर रहा है, तो हम क्या करते हैं उस दूसरे फंड में 3 साल के बाद हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। फिर इसी हिसाब से 2 साल के बाद कुछ होता है, कुछ और ही फंड्स टॉप परफॉर्मर हो जाते हैं। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि 10 साल का इन्वेस्टमेंट करें तो एक ही सेगमेंट के 4-5-6 फंड हमें सेलेक्ट करने पड़ते हैं, जबकि आमतौर पे आइडियली कहा गया है कि एक पोर्टफोलियो में एक सेगमेंट के अधिक से अधिक 2 फंड ही होने चाहिए, 2 फंड से अधिक नहीं होने चाहिए। और जब देखते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में एक ही सेगमेंट के 5-6 फंड हो गए तो इस परिस्थिति में इन्वेस्टर के सामने दुविधा होती है कि उन्हें क्या करना चाहिए। और इसी दुविधा को समाप्त करने के लिए आज की वीडियो है। जो भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं सेगमेंट वाइज उसको 8 पैरामीटर के हिसाब से उसको 4 क्लास में क्लासीफाई किया जाता है: इनफॉर्म, ऑन ट्रैक, ऑफ ट्रैक और आउट ऑफ फॉर्म फंड। मैं फिर रिपीट कर दूं, ये क्लासीफाई करने के लिए 8 पैरामीटर्स का यूज किया जाता है। तो आज की वीडियो में चर्चा करेंगे कि वो 8 पैरामीटर्स कौन कौन हैं और यदि कोई फंड इनफॉर्म हो तो उसके क्या फीचर्स इस पैरामीटर पे होंगे। और इसके साथ साथ ये भी चर्चा करेंगे कि आज के दिन में मिड कैप सेगमेंट के उनके इनफॉर्म फंड कौन कौन से हैं। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि आपको लगे कि इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको नहीं पता थी तो कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पे क्लिक करें ताकि मेरे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस 8 पैरामीटर की। तो सबसे पहला पैरामीटर है कि परफॉर्मेंस वर्सेस कैटेगरी परफॉर्मेंस। म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस कैटेगरी एवरेज के परफॉर्मेंस से कैसा है। दूसरा पैरामीटर है रिसेंट मोमेंटम, यानी अभी रिसेंटली उसका मोमेंटम उस फंड में क्या है। तीसरा है कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न की बातें हो रही है, इसका मतलब जो रिटर्न वो दे रहा है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। चौथा है उसका रिस्क एडजस्टेबल रिटर्न जो कि शार्पे और शॉर्टिनी रेशियो से मेजर किया आता है। पांचवा है फ्रेश एसआईपी, यदि आपकी ऑलरेडी एसआईपी है या फ्रेश एसआईपी करना चाहते हैं तो आपको इस फंड में क्या करना चाहिए, इसके बारे में बातें करेंगे। सातवां है कि यदि आपका एग्जिस्टिंग फंड है, एग्जिस्टिंग फंड हो सकता है कि आपको एसआईपी के थ्रू एक्यूमुलेट कर ली हो यूनिट्स आप, या लमसम मोड ऑफ थ्रू इन्वेस्टमेंट किया हो और यूनिट्स एक्यूमुलेट हो गए हो, तो आपको इनफॉर्म फंड में क्या करना चाहिए। और इन सातों पैरामीटर्स में आप अपने फंड को मेजर कर लें और उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि इन्वेस्टर्स को उसमें क्या एक्शन लेना चाहिए। तो ये देखें कि जैसे मैंने पहले बताया कि फंड को क्लासिफाई किया गया है 3 क्लास में: इनफॉर्म, ऑन ट्रैक, ऑफ ट्रैक और आउट ऑफ फॉर्म। और आज की वीडियो में चर्चा करेंगे केवल इनफॉर्म फंड की। तो इन 8 पैरामीटर्स पे इनफॉर्म फंड वो फंड होंगे जिनका परफॉर्मेंस कैटेगरी के लिहाज से टॉप पोजिशन में होगा, जिनका रिसेंट मोमेंटम पॉजिटिव होगा, जो हाईली कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे होंगे, शॉर्टिनो और शार्पे रेशियो के बेसिस पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग शॉर्टिनो और शार्पे रेशियो होगा, और करंट पोर्टफोलियो हेल्थ एक्सेलेंट होगा। और यदि फ्रेश एसआईपी या एग्जिस्टिंग एसआईपी है तो वो इनफॉर्म फंड आपके लिए काफ़ी सुटेबल है। और यदि आपने एसआईपी के थ्रू या लमसम मोड ऑफ के थ्रू यूनिट्स एक्यूमुलेट किए हैं तो आपको ज़रूरत है कि इसको होल्ड करके रखें, इसमें एग्जिट ना करें। और इन्वेस्टर्स एक्शन, यानी ये सारे फीचर्स इनफॉर्म फंड के फीचर्स हैं। और यदि ऐसा आपके पोर्टफोलियो में कोई फंड है जिनमें ये सारे फीचर्स हैं तो उस पोजीशन में आपको उस फंड को होल्ड करना चाहिए। और यदि आपके पास कुछ सरप्लस कैश मनी हो तो आप यूनिट्स को एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आज की वीडियो में हम मिड कैप सेगमेंट के इनफॉर्म फंड की चर्चा करेंगे और उनके 3 साल के रोलिंग रिटर्न और ट्रेलिंग रिटर्न यानी CAGR इस तरह से हैं।
सबसे पहला फंड है एडलवेसिस का मिड कैप फंड। इनका रोलिंग रिटर्न 22% है, जबकि CAGR यानी ट्रेलिंग रिटर्न 19.65 है। HDFC इनका रोलिंग रिटर्न 20.76 है और ट्रेलिंग रिटर्न 18.16% है। HSBC का रोलिंग रिटर्न 24.8, CAGR है यानी ट्रेलिंग रिटर्न है 21.34। चौथा फंड है ICICI का मिड कैप फंड, जिनका रोलिंग रिटर्न 24.9% है, जबकि ट्रेलिंग रिटर्न 25.9% है। इन्वेस्को का मिड कैप, जिनका 24.14% रोलिंग रिटर्न है और ट्रेलिंग रिटर्न 21.85 है। कोटक का मिड कैप, जिनका रोलिंग रिटर्न 25.2% है, जबकि ट्रेलिंग रिटर्न 21.5% है। महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप, इनका रोलिंग रिटर्न 19.42% है और ट्रेलिंग रिटर्न 19.45% है। निप्पॉन इंडिया का मिड कैप, इनका रोलिंग रिटर्न 28.29 है, जबकि ट्रेलिंग रिटर्न 24.49 है। और नौमा फंड है व्हाइट ओक कैपिटल का मिड कैप, जिनका रोलिंग रिटर्न 23.61 और CAGR यानी ट्रेलिंग रिटर्न 18.99% है। और ये रोलिंग रिटर्न और CAGR जो है ये 3 ईयर्स के बेसिस पे है। तो इस तरह से ये 9 फंड हैं जिनका रोलिंग रिटर्न और CAGR इस तरह से, और ये सारे 9 के 9 फंड आज के दिन में मिड कैप सेगमेंट के इनफॉर्म क्लास में क्लासीफाई किए गए हैं। यानी यदि आपके पोर्टफोलियो में इसमें से कोई भी फंड है उसको होल्ड करें, और यदि आपके पास सरप्लस कैश हो तो इसके यूनिट्स को एक्यूमुलेट करें। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइजर नहीं हूं, न ही मेरे पास MFI के कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, न ही मैंने सेबी के कोई एग्जाम इस कॉन्टेक्स्ट में पास किए हैं, न ही मेरे ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई क्लासेस इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड पे चला करते हैं। ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई जरूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि आप मेरे विचारों से सहमत नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। थैंक यू।